Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friend, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन है। इंग्लिश में स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कहते हैं। इसके टॉप 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट ये 2 है। पार्ट 2 क्यों है? क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम दे चुके हैं। वो 10 क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और आज ये 10 क्वेश्चंस यानी कि इस तरीके से हम आपको 20 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के करा देंगे, इसीलिए यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है। अगले और 10 क्वेश्चन कराएंगे तो पार्ट 3 होगा हमारा, ठीक है। तो ये आज पार्ट 2 है, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे एक बार नजर मार लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका होगा शैक्षिक। देखिए सारे ही क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार से संबंधित सलाहों का वर्णन कीजिए। क्या? सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार से संबंधित सलाहों, क्या सलाह होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन पूछ रहा है। प्रजातांत्रिक व निरंकुशवादी नेतृत्व में क्या अंतर होता है, समझाइए। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे। प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं उनको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन का क्या अर्थ है, स्पष्ट करते हुए कक्षा कक्ष प्रबंधन के क्या सिद्धांत होते हैं, इनको समझाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, विद्यालय के प्रकारों पर प्रकाश डालिएगा, इनको समझेंगे। और संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य है तथा संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख करना है। शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करनी है। हमने पीछे जो इससे पहले 10 क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा वगैरह समझ लिया था। आज हम इसके सिद्धांत समझेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन होगा विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, इसको समझेंगे। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। अगर आप कानपुर से बीएड थर्ड सेमेस्टर आपका है और आपने अभी तक पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो आप यहाँ मैसेज करके फटाफट पेड नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को डीपली समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, अगर आपने पढ़ भी रखा है तो इनके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार, इटिकेट एंड मैनर्स के बारे में बताना है। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता में, एक लीडर में शिष्टाचार और नैतिकता की भावना होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो नेता होता है वो बच्चों का आदर्श होता है। विद्यार्थी उसको अपना आदर्श मान लेते हैं। जिस तरीके के अंदर उसके अंदर इटिकेट होते हैं, मैनर्स होते हैं, बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए उसके अंदर अगर शिष्टाचार और नैतिकता नहीं होगी तो वो चीज़ बच्चा कैसे सीख पाएगा। नेता की जिम्मेदारी बन जाती है कि विद्यार्थियों में शिष्टाचार का भाव रखे, और वो तभी रख पाएगा जब खुद के अंदर होगा। भाई कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं है, तुम अपने से छोटों को कैसे सलाह दे सकते हैं? हम खुद गलत राह पर हैं तो छोटों को हम कैसे कह सकते हैं कि तुम सही राह पर चलो या तुम्हारे लिए ये रास्ता गलत है? हम उनको तभी समझा सकते हैं जब हम खुद बेहतरीन अच्छे रास्ते पर चल रहे होंगे, है ना, हमारे अपने कुछ आदर्श होंगे। और यह तभी संभव है जब नेता में खुद नैतिकता और शिष्टाचार का भाव हो, उनकी समस्याओं को सुन करके उनका हल भी निकाले। नेतृत्व में नैतिकता हमें अनेक स्थानों में देखने को मिलती है। नेतृत्व में जो लीडरशिप कर रहा होता है, जो लीडर होता है, उसमें नैतिकता हमको अनेक स्थानों पर देखने को मिल जाती है। जागृत नेता यानी सचेत नेता, एक्टिव लीडर, अनुयायियों की मनोवृत्तियों और व्यवहार को परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। एक जो एक्टिव लीडर होता है, क्या? जो एक्टिव, अब यहाँ पे जागृत नेता का मतलब ये नहीं कि जो जाग रहा हो, नहीं, जो एक्टिव है ना, वो लीडर, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो उनके मनोवृत्तियों, उनके माइंडसेट को बदलने की कोशिश करता है। चेष्टा यानी कि
ट्राई टू चेंज दियर माइंडसेट, उनके माइंडसेट को बदलने का प्रयास करता है, उनकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास करता है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को बदलने का प्रयास करता है, तभी तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और फिर उनमें नैतिक मूल्य जागृत करता है। नैतिक नेताओं के द्वारा, ऐसे नेता जो नैतिक हैं, जो आदर्श, जिनका नैतिक आदर्श होता है, उनके द्वारा अपने शिष्टाचार का प्रयोग सामाजिक निर्माण तथा अन्य लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। वो अपने शिष्टाचार का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिससे कि समाज का निर्माण हो सके, समाज का उत्थान हो सके, क्योंकि समाज के लोग टीचर्स को फॉलो करते हैं, अच्छे टीचर्स को जो है उनकी क्वालिटीज़ को फॉलो करते हैं, है ना, उनकी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। कभी कभी नेता अपने पद का दुरुपयोग भी तो करता है, जो ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो वो समझता है कि लोग मुझसे डरते हैं या मेरी बात मानते हैं, फिर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करने लगता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। जैसे स्वयं को अधिक वेतन देना। अगर ये शिक्षा के स्तर पर बात की जाए, कॉलेज स्कूल के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो उसमें जो भी लीडरशिप कर रहा होता है, फिर वो सोचता है अब यहाँ मेरी ही चलती है, तो वो उससे उसका दुरुपयोग करता है। जैसे कि अपना वेतन बढ़ा लेता है, सबसे अधिक बोनस अपने आप को ही देता है जब उसके हाथ में होता है, तो है ना, खर्चों को कम करना, जैसे विद्यालय पर जो खर्च किया जाना था उसको वो कम कर दिया, उससे वो अपना पेट भर रहा है। पुराने कर्मचारियों की छटनी करना, है ना, और ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। विश्वास का विषय नेता की सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, विश्वास का जो विषय है वो नेता की सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसी भी शैक्षिक संगठन में नैतिक मूल्यों का पालन अधिशासियों के द्वारा स्थापित होता है। अतः ये आशा की जाती है कि वे स्वयं में उच्च नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार के मानकों का पालन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। तो हमने ये पहले समझा कि नैतिकता और शिष्टाचार टिकेट एंड मैनर्स टीचर्स में होते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, जब उनके अंदर होगा तभी वो बच्चों को सिखाएगा। फिर हमने जाना कि उनको फिर उसके अंदर जो दुरुपयोग वो अपनी शक्ति का करने लगता है तो क्या क्या करता है ना, तो उसके अंदर विषय विश्वास का विषय, यानी कि विश्वास होना चाहिए उसके अंदर, वो सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया, एक ही बार में समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार से संबंधित कौन कौन सी सलाह हो सकती है, उनका वर्णन करना है। शिष्टाचार की सामान्य सलाह को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि वस्त्र पहनना। शिष्टाचार के अंतर्गत ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, वस्त्र पहनना। हम कैसे, क्या हम अतरंगी कपड़े तो नहीं पहनते हैं, है ना, जैसे कई जगह से जींस फटी हुई तो नहीं है। अगर स्कूल में हम टीचर हैं तो टीचर का मतलब ये थोड़ा है कि तुम 4 जगह से फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ, है ना, तो उसका एक सुडौल तरीके से, एक सभ्य तरीके से आपको कपड़े भी पहनने हैं। वस्त्र पहनने का जो तरीका है उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स पर। हालांकि आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल। शिष्टाचार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है वस्त्र पहनना। ये वस्त्र साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और सही रूप में होने चाहिए। वस्त्र ही वो आईना है जो हमें श्रेष्ठ और निकृष्ट का संदेश देते हैं। दूसरे लोग हमारी पोशाक को देख करके ही हमारा पता लगा लेते हैं, हमको समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके का है ना, कैसा हो सकता है। तो हम दूसरे पर हमारे वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, सामने वाले पर। अतः शिक्षक और छात्रों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये वस्त्र देश के अकॉर्डिंग, आप किस देश में रहते हैं, काल के अकॉर्डिंग, समय क्या है, अगर शादी बारात है, शादी विवाह है, कोई फंक्शन है, तो वहां आप फैंसी कपड़े पहनिए, है ना। परिस्थिति किस तरीके की है, कैसी कंडीशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू परिस्थिति भी तो ये तय करना होता है कि हमें कैसे कपड़े पहन के जाने हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए, इनसे शिष्टाचार की झलक मिलती है। समय की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धारित समय के अकॉर्डिंग काम करना, अर्थात अपने काम के प्रति निश्चितता, दृढ़ता बनाए रखना शिष्टाचार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावशीलता शिष्टाचार का एक ऐसा गुण है जो दूसरों को प्रभावित करता है और उन्हें भी शिष्ट रहने के लिए बाध्य करता है। अतः छात्रों पर शैक्षिक शिष्ट व्यवहार का प्रभाव होना चाहिए।
बैठकों में व्यवहार, समय समय पर होने वाली विभिन्न बैठकों में शिष्टाचार की झलक दिखाई देनी चाहिए, है ना। जो भी अलग अलग बैठकें होती, जो यानी कि जो भी मीटिंग्स होती हैं उनमें शिष्टाचार की झलक दिखाई देनी चाहिए। टीचर्स को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से बड़े का सम्मान करना चाहिए, बच्चे भी वो चीज़ सीखते हैं। शिष्टाचार का ज्ञान बैठकों में भी उसी प्रकार दिया जाना आवश्यक है जिस प्रकार बैठकों के बाहर आवश्यक है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शिष्टाचार की दृष्टि से संप्रेषण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वो साधन है जिसके माध्यम से विभिन्न वार्तालाप तथा अन्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं। संप्रेषण के माध्यम से उचित भाषा और प्रकरण का प्रयोग करके शिष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। और सोशल मीडिया भी संप्रेषण के द्वारा नवीन पथ, एक नए रास्ते, शिष्टाचार और सद्व्यवहार का सम्मुख हो सकता है, जिस पर चल करके छात्रों में क्या है, जागृति आ सकती है, छात्र एक्टिव हो सकते हैं, छात्र जो है कि है ना चीज़ों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी नेतृत्व में क्या अंतर है। देखिए, जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है उसमें सर्वोच्च सत्ता एक हाथ में नहीं बल्कि उसका विकेंद्रीकरण होता है, कई हाथों में हो सकती है ना। और जो निरंकुशवादी नेतृत्व होता है सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में रहती है। यहाँ पे निर्णय जो होता है वो सबकी सम्मति से, सबकी सलाह से एक मीटिंग बैठाई जाती है, सबकी सलाह ली जाती है कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, इट इज़ गुड और नॉट, अच्छा है कि नहीं है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे नेता अकेला ही स्वयं निर्णय लेता है, किसी की कोई सलाह नहीं चाहिए। जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है इसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी को एक समान समझा जाता है। यहाँ पे पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलते हैं, जिसका जैसा पद उसको वैसा ही रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर ये सब मिलता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। और जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है अधिकतम सदस्यों की सहभागिता से काम होता है और यहाँ पे नेता अपनी इच्छा से काम करता है। यहाँ पे प्रशंसा और निंदा का कोई ठोस आधार नहीं होता। यहाँ पे प्रशंसा और निंदा का, अगर किसी की प्रशंसा की जा रही है उसका ठोस, यहाँ पे ठोस आधार होता है, यहाँ पे उसका कोई ठोस आधार नहीं होता। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेता पर इतनी अधिक निर्भरता नहीं रहती है कि सब कुछ नेता पर ही डिपेंड है। यहाँ पर नेता पर निर्भरता अधिक रहती है क्योंकि इसमें नेता ही सर्वे सर्वा होता है। निरंकुशवादी नेतृत्व में यहाँ पे व्यक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, वो त्यागने लायक है। किसमें? निरंकुशवादी नेतृत्व में। तो आपने प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी नेतृत्व में अंतर समझ लिया। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने इसको लिख दिया है ताकि आपको चीजें याद रहें। अगला क्वेश्चन कहता है प्रबंधन के मुख्य कार्यों को संक्षेप में बताना है कि प्रबंधन के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। प्रबंधन के मुख्य कार्य नंबर 1 तो नियोजन है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके हर पहलू पर भली भांति विचार करना योजना या नियोजन कहलाता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। संगठन करना, प्रबंधक के द्वारा संस्था में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है कि व्यक्तियों में पारस्परिक संबंधों का विकास हो और वे संस्था के पूर्व निर्धारित, पहले से जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके काम कर सकें। नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती, उनको ट्रेनिंग देना, वेतन देना, मूल्यांकन करना, उनकी उन्नति करना, प्रमोशन देना तथा सेवा मुक्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। निर्देशन में गाइडेंस, निर्देशन प्रबंध का वह कार्य है जो संगठित प्रयासों को आरंभ करता है, प्रबंधकीय निर्णयों को कार्य रूप में भी परिणत करता है। समन्वय, समन्वय वह महत्वपूर्ण क्रिया है जो एक संस्था प्रतिष्ठान के विभिन्न सदस्यों के प्रयत्नों को इस प्रकार नियमित करती है कि उनके हित तथा लक्ष्य संस्था के हितों एवं लक्ष्यों में एक रूप हो जाएं। नियंत्रण, वर्तमान संस्थाओं में नियंत्रण कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। नियंत्रण जो है वो कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधन को नियंत्रण करते समय, मैनेजमेंट को कंट्रोल करते समय व्यक्तियों के बजाय कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। योजना, संगठन करना, नियुक्ति करना, समन्वय और नियंत्रण के अतिरिक्त प्रबंधन के कार्य क्या हैं? एकीकरण करना भी है, संदेश वाहन भी है, अभिप्रेरणा भी है, निर्णय लेना और नव परिवर्तन आदि ये सब क्या है? काम है। ठीक है, किसके? प्रबंधन के। प्रबंधन क्या करता है? नियोजन, प्लानिंग बनाता है, संगठन करना है, नियुक्ति करता है, निर्देशन देता है, समन्वय स्थापित करता है, नियंत्रण करना, ये सब प्रबंधन के काम हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन का
क्या अर्थ है, किसका, कक्षा कक्ष प्रबंधन का क्या अर्थ है, इसके सिद्धांतों को भी बताना है। क्लासरूम मैनेजमेंट को समझेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले ये विचार करता है कि वह उस कार्य को किस प्रकार करे ताकि उसका बेस्ट रिजल्ट उसको मिल पाए, यही प्रबंधन है, यही मैनेजमेंट है। सामूहिक शिक्षण में शिक्षक जो होता है वह शिक्षार्थियों को कक्षा के रूप में संगठित करते हैं और उसी रूप में शिक्षण प्रक्रिया चलाते हैं। यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इसलिए उसे ये एक व्यवस्थित रूप में चलाते हैं। इस व्यवस्थित स्थिति सृजन को ही कक्षा प्रबंधन कहा जाता है। कक्षा में फर्नीचर की उचित व्यवस्था, उन पर छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था, उनसे अच्छी प्रकार आचरण की व्यवस्था और उन पर नियंत्रण रखना अर्थात अनुशासन बनाए रखना कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको समझते हैं। देखिएगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। पहले हम सामान्य को समझते हैं, फिर विशिष्ट को समझते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांतों को योजनाबद्ध ढंग से सीख और उनका प्रयोग किया जा सकता है। जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से सीखा जा सकता है, सीखने के बाद उनका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। ये उन समस्याओं से निपटने के लिए अध्यापक को सशक्त आधार प्रदान करते हैं जिनके लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रूप में है, जैसे आत्मनियंत्रण हो गया। अध्यापक का लक्ष्य न केवल बाहरी नियंत्रण का प्रयोग करना होता है बल्कि आंतरिक आत्मनियंत्रण को भी विकसित करना होता है। अध्यापक का लक्ष्य क्या होता है कि जो बाहरी नियंत्रण है सिर्फ उसी का प्रयोग न करके बल्कि आत्मनियंत्रण को भी वो डेवलप करे। समझ और स्वीकृति, जब छात्र कक्षा कक्ष यानी क्लास के नियमों को समझते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो उनके द्वारा इनका पालन किए जाने की संभावना अधिक रहती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अपनी रुचियों, रुझानों और योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्य में लगे हुए छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्या कम हो जाती है। उत्पादक कार्य, प्रबंधन के द्वारा केवल नियंत्रण पर बल दिए जाने की अपेक्षा केवल कंट्रोलिंग पर फोर्स न करके उत्पादक कार्य में व्यतीत किए गए छात्रों के समय को भी अधिकतम करने की ओर अपना ध्यान लगाया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या थे, ये सामान्य कार्य थे किसके, कक्षा कक्ष प्रबंधन के। अब इसके कुछ विशिष्ट काम भी होते हैं, जैसे कि नियोजन हो गया, स्वतंत्र क्रियाओं और संगठित पाठों का नियोजन किया जाना। जो भी क्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनका भी एक प्लानिंग होती है कि कब कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, कब कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है। प्रोत्साहन क्या है, प्रयास और संकेतों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट प्रदान किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जैसे बच्चे से हमने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उसका आंसर दिया तो हम उसको शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, इस तरीके से पुनर्बलन दे सकते हैं, प्रोत्साहन मिलता है बच्चे को। जिम्मेदारी, छात्रों को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। न्यूनतम बाधाएं क्या हैं, विलंब क्यों हो रहा है, ये कम से कम हो, ये भी एक विशिष्ट क्या है उसका कारक है। स्पष्ट नियम होने चाहिए, जब आवश्यकता हो तो स्पष्ट नियम स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये हमारे क्या थे, ये कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ विशिष्ट सिद्धांत थे और ये कुछ सामान्य सिद्धांत थे जिनको हमने समझ लिया। हमने कक्षा कक्ष प्रबंधन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। विद्यालय कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इनको समझते हैं। विद्यालय के प्रकारों की बात करते हैं। विद्यालय के प्रकार, विद्यालय विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह विभिन्नता उनके स्वरूप, उनके ढांचे, प्रशासन, विचारधाराएं, उद्देश्य, भौतिक संसाधन के आधार पर होती हैं कि उनका स्वरूप कैसा है, ढांचा कैसा है, उनका प्रशासन कैसा है, उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, उस विद्यालय के उद्देश्य क्या है, उसमें भौतिक संसाधन किस तरीके के हैं, इन पर डिपेंड करता है। जैसे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ये अखिल भारतीय स्तर द्वारा संचालित होते हैं। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त मिलती है केंद्रीय विद्यालय को। जो नवोदय विद्यालय हैं यह संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। जो नवोदय विद्यालय हैं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। जो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास यानी रहने की व्यवस्था, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है।
यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं नवोदय विद्यालय। जो निजी विद्यालय, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ऐसे विद्यालय जिनका पूरा संचालन निजी संस्था के द्वारा होता है, ऐसे विद्यालयों में कर्मचारियों को वेतन संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। संस्कृत विद्यालय, इन विद्यालयों में वेदों का अध्ययन, जो संस्कृत विद्यालय हैं इनमें वेदों का अध्ययन कराया जाता है, जैसे पूजा, प्रार्थना, मंत्र इनकी दैनिक गतिविधियों में शामिल होता है। मूलतः संस्कृत पर अधिक ध्यान दिया जाता है संस्कृत विद्यालय में। मिशनरीज स्कूल जो होते हैं, ब्रिटिश काल से ईसाई धर्म से जुड़े संगठनों से प्रभावित ये विद्यालय सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। आर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित जो विद्यालय होते हैं, इन विद्यालयों का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के पास रहता है। सेना के प्रशासनिक अधिकारी इनका प्रशासन करते हैं। नेक्स्ट वन 7th नंबर है मिलिट्री स्कूल। ये विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही संचालित होते हैं। मदरसे जो हैं, मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जो मदरसे होते हैं इनमें मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आदर्श विद्या मंदिर मूलतः विद्या भारती द्वारा संचालित होते हैं और हिंदी भाषा पर मुख्य जोर दिया जाता है। सरकारी स्कूल राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर एक किलोमीटर पर विद्यालय की योजना है। वर्तमान में सभी गांवों में इस प्रकार के विद्यालय हैं। ठीक है, तो ये हमने विद्यालय के प्रकारों को समझ लिया, कितने प्रकार के, किस प्रकार के जो है विद्यालय के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, कितने कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। देखिए, संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य, संस्थागत शासन क्या होता है और संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, समझिए। संस्थागत शासन, जिसको इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस कहते हैं, संस्थागत शासन से अभिप्राय किसी संस्था या संस्थान के प्रशासक के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित रूप से नियुक्त प्रशासक या सदस्यों से होता है कि उसमें जो है उस प्रशासक के सुचारू रूप से, जो भी संस्थान है, जो भी प्रशासक है, उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित रूप से नियुक्त किए गए प्रशासक और सदस्यों की संख्या से होता है। यह संस्थान चाहे शैक्षिक हो या अन्य कोई भी, उसकी प्रगति एवं विकास के लिए नियमित रूप से प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक होती है। विद्यालय में ये भूमिका प्रधानाचार्य को निभानी होती है। ये भूमिका कौन निभाता है, प्रधानाचार्य। कहाँ, विद्यालय में, किस रूप में, प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। संस्थागत प्रशासन तथा विद्यालय के विकास के लिए प्रधानाचार्य के एक प्रशासक के रूप में कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। वो क्या उत्तरदायित्व हैं, जैसे विद्यालय की प्रगति और विकास के लिए प्रधानाचार्य नई नई नीतियों का निर्धारण करता है, जिससे कि विद्यालय की प्रगति हो, विद्यालय में डेवलपमेंट हो। पूर्व में लागू नीतियों को ठीक से और पहले से जो नीतियां लागू हैं, जो सिर्फ लागू हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो वो उनको ठीक से एक्टिवेट करने का काम करता है, या यूं कहें अपडेट करने का काम करता है। शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार काम का वितरण दिया जाता है। जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट में विशेषज्ञ है उसको वही सब्जेक्ट दिया जाता है। ये नहीं कि अवस्थी जी तुम ये पढ़ाओ, मिश्रा जी तुम ये पढ़ाओ, शर्मा जी तुम ये पढ़ाओ। शिक्षकों को विद्यालय की विभिन्न उप समितियों के सदस्य के रूप में उनके दायित्वों को समझा देना। विद्यालय के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निर्धारण, जैसे कार्यशाला, सेमिनार, संगोष्ठियों का समय समय पर आयोजन करना होता है। ये कौन करता है, प्रधानाध्यापक। छात्रों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक विकास के लिए उनके क्षेत्र भ्रमण के लिए योजना बनाना, ताकि बच्चे जो है वो क्षेत्र भ्रमण पर जा सकें, है ना। इसके लिए वो योजना बनाना और कार्य के रूप में उनको लागू करना। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, भाई उसमें जो है बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक जो भी कुछ है ना, विकास के लिए विभिन्न नई नई शिक्षण विधियों, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, उनको प्रविधियों और टेक्निक्स का प्रयोग करना। छात्रों की संख्या संस्थान में अधिक होने पर नवीन विद्यालय भवन के लिए उच्च अधिकारियों प्रबंधन के पास प्रार्थना पत्र देना कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो हम अलग से विद्यालय बना रहे हैं या अलग भवन बना रहे हैं। छात्रों की समस्या के समाधान के लिए अभिभावक शिक्षक बैठेंगे, यानी जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है उसका आयोजन करना। संस्थान के विकास में समुदाय के योगदान को प्राप्त करने के लिए समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा उसके लिए नई नई नीतियों का निर्धारण करना। विद्यालय में
शिक्षक, छात्र एवं अन्य कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, है ना। तो इस तरीके से जो प्रधानाध्यापक होता है प्रशासक के रूप में उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। समझते हैं शैक्षिक प्रशासन के क्या आधारभूत सिद्धांत हैं। नंबर 1, व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके इम्पोर्टेंस को क्या करना, उस पर ध्यान देना, है ना। व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को समझना, उसका क्या महत्व है। शिक्षा फाइल केंद्रित ना होकर के व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए। फाइल केंद्रित का मतलब यह सिर्फ फाइलों तक सीमित ना रहे, सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, पाठ्यक्रम को महत्व ना दिया जाए, बल्कि बालक को महत्व दिया जाए। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पे यानी बालक के इंपॉर्टेंस को समझा जाए, जिसके लिए ये आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत क्या कहता है। प्रशासक का यह मान कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संगठन राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण के उद्देश्यों, आदर्शों, क्रियाओं, भागों तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करें, जिससे क्या हो, समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव हो सके। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासक को समाज के राजनीतिक ढांचे के अनुरूप ही अपने उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों को अपनाना चाहिए, तभी योजनाएं सफल होंगी और देश तथा समाज को लाभ पहुंचेगा और लोगों की आस्था भी क्या आएगी, आस्था भी उनमें रहेगी। शिक्षा दर्शन पर आधारित, शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। दर्शन शिक्षा प्रशासन का पथ प्रदर्शक होता है और उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है, जिसके आधार पर क्या होता है, विद्यालय का मार्गदर्शन होता है, जिससे वो उचित वातावरण उपस्थित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर सकता है। क्षमताओं के अनुसार कार्य का विभाजन का सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्रबंधक आदि की क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य विभाजन करना चाहिए। किसके अंदर कितनी क्षमता है उसी के हिसाब से कार्य का विभाजन करें, जिससे वे लोग अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभा सकें। प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है। विद्यालय का प्रबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने व्यक्ति विद्यालयों से संबंधित जैसे प्रबंधक हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, अध्यापक, कार्यकारिणी के सदस्य, लिपिक, छात्र आदि सभी एकजुट होकर के समन्वित रूप से विद्यालय के लाभ के लिए प्रयत्न करें, है ना। सभी अपना अपना 100% दें, जिससे स्कूल का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम समझ रहे थे शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षक का मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्यवेक्षक का मतलब सुपरवाइजर से। विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन करना है। पर्यवेक्षण जो होता है, पर्यवेक्षण प्रशासन की सहायक प्रणाली है। पर्यवेक्षण क्या है, प्रशासन की सहायक प्रणाली है। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होता है कि जो कार्यक्रम और क्रियाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई हैं और जिनका कार्यभार अधीनस्थ शिक्षकों को सौंपा गया है, जिनका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, यदि काम उचित दिशा निर्देशानुसार नहीं हो रहा है तो क्या करे, उसमें सुधार किया जाना अपेक्षित है और उसमें सुधार होना चाहिए। अतः समस्या का निदान और उनका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि प्रोफेसर रायबर्न कहते हैं, विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। यदि जहाज में कैप्टन नहीं होगा तो जहाज कैसे सही दिशा में पहुंच पाएगा, कैसे अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। प्रोफेसर रायबर्न के अकॉर्डिंग दूसरी डेफिनेशन है, विद्यालय जीवन में कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो प्रधानाध्यापक के ध्यान से बच सके। प्रधानाध्यापक का हर क्षेत्र में यानी कि हर क्षेत्र पर विद्यालय के नजर रहती है, वह छात्रों को बनाने में या न बनाने में योगदान देता है। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक को अनेक क्रियाओं का पर्यवेक्षण
करना होता है। इन क्रियाओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कक्षा शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण, कक्षा शिक्षण किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं रहा है, उचित टीचिंग मेथड्स का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी का पर्यवेक्षण कौन करता है? प्रधानाध्यापक, वो सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय समय सारणी के आधार पर शिक्षण कार्य चल रहा है या नहीं, जिस टीचर का जो समय है, जिस कक्षा में उसका पीरियड है, वो उसी कक्षा में पढ़ा रहा है कि दूसरी कक्षा में दूसरे टीचर के साथ गपशप कर रहा है, शिक्षक समय पर कक्षा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। प्रधानाध्यापक को कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण करते समय केवल उनकी गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षक को किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। टीचिंग में सहायक सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है, जो चीज़ें टीचर्स को चाहिए पढ़ाने के लिए वो उपलब्ध है कि नहीं है, इसकी व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण करना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम का आवश्यकता के अनुसार निरंतर पुनरीक्षण होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए और नवीन प्रयोगों को स्वीकार करना चाहिए, है ना। जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे कार्य प्रभावशीलता में वृद्धि हो। पाठ्यक्रम विकास और प्रगति का पर्यवेक्षण करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को छात्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं निरंतर हो रही हैं अथवा नहीं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विभाजन शिक्षक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रख करके करना चाहिए। हॉस्टल एवं पुस्तकालय का पर्यवेक्षण करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को हॉस्टल और पुस्तकालय का पर्यवेक्षण करना चाहिए। हॉस्टल में प्रयत्न करना चाहिए कि घर जैसा वातावरण बने, अच्छा भोजन हो, सब बच्चे सहयोग से रहें। वित्तीय व्यवस्था और कार्यालय का पर्यवेक्षण, प्रधानाध्यापक के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना चाहिए, है ना। वित्त का मतलब क्या होता है, यानी कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कहाँ पे खर्च हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। किसको? प्रधानाध्यापक को, एक सुपरवाइजर के तौर पर, ठीक है, यानी पर्यवेक्षक के रूप में। इसको आप समझ गए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन कहता है विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य भी बताने हैं। अमेरिका की विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की समिति ने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों की परिभाषा इस प्रकार दी है। कैसे? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ जीवन यापन और स्वस्थ शिक्षा आदि विद्यालय प्रक्रियाएं हैं जो बालकों और विद्यालय अधिकारियों के स्वास्थ्य की स्थापना और उनकी उन्नति के लिए योगदान देती हैं। कौन? स्वास्थ्य सेवाएं। और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का निर्माण भी करती हैं। कौन? स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में स्वस्थ सेवाएं संबंधी कार्यक्रम को चलाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप में अधिक से अधिक स्वास्थ्य विकास करना होता है। बच्चा स्वस्थ रहे, है ना, स्वास्थ्य विकास हो सके। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 के सुझाव पर की गई थी। आंगनवाड़ी में बच्चों की जांच साल में 2 बार होगी और स्कूल जाने वाले बच्चों की कम से कम 1 बार पूरी स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया की निगरानी सहायता के लिए ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक नियुक्त करने का भी प्रावधान होगा। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य: नंबर 1, स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जाएगी। बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना। स्कूलों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग और ध्यान को बढ़ावा देना। बालकों में विभिन्न आदतों और रुचियों का विकास करना। स्वच्छता सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह मनाना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था हमारा, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या है, इसको हमने समझ लिया। तो प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी क्लासेस आपकी करवाते रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे। इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक पेड नोट्स नहीं लिए तो अभी ले सकते हैं, टाइम बहुत है आपके पास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।